गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। और मातृशक्ति आदरणीय बंधु और प्रिय साधकों को भी मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये एक आसन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि मतलब आपको क्या है कि शुरुआत में आप देख करके छोड़ देते हो और आसन जैसे हम उसको एक्सप्लेन पहले करते हैं और लास्ट में जा कर के उस आसन को करते हैं, या फिर पहले और भी कोई काम जैसे वीडियो डालते हैं तो शुरुआत में मतलब उसकी भूमिका बनाई जाती है, उसकी प्रस्तावना बनाई जाती है और उसके बाद में या उसकी विधि बनाई जाती है, फिर लास्ट में उसको करके दिखाया जाता है। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि शुरुआत में हर चीज़ मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लास्ट में करते हैं उसको, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वैसे देखें तो वीडियो में सभी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एक एक करके पूरे वीडियो ही मतलब वैल्यूएबल होता है। तो मत्स्येंद्रनाथ एक ऋषि हुए हैं जो शिव जी हैं। उसके बाद में उसे वो चेले बताते हैं, उसका जो मतलब उसको हमें शिव जी ने उसको ज्ञान दिया था। उससे पार्वती को तब वो क्या है कि एक मछली है, मत्स्य मन मछली होती है, मछली है, वो समुद्र में सूंघ रही थी और भगवान ने सोचा ये कहीं अलग जा कर के कहेगी, कुछ करेगी, क्या करेगी, कैसा इसका मूड है, कैसा क्या है, तो क्यों ना इसे मतलब एक व्यक्ति बना दिया जाए, एक पुरुष बना दिया जाए, एक ऋषि बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस मछली को है एक व्यक्ति बना दिया, एक वो बना दिया, एक ऋषि बना दिया और वो पूरा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया और फिर सारे ज्ञान को है जो इधर उधर सब जगह पूरे भारत में, विश्व में सब जगह उन्होंने बांटा अपना ज्ञान को। तो उस मछली है उसके नाम पर ये आसन है, उसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसमें क्या होता है, योगी मत्स्येंद्र इस आसन में बैठकर तपस्या करते थे। मतलब ये एक आसन था, इस आसन में बैठ कर के मत्स्येंद्रनाथ है वो तप किया करते थे, इसलिए वह आसन उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो यह एक आसन ऐसा आसन है जिसमें रीढ़ अपने अवलंब में घुमावदार स्थिति में रहती है। इससे क्या होता है कि चारों तरफ इस प्रकार से ये रीढ़ है हमारी पूरी घूमती है, इसलिए पूरी रीढ़ हमारे शरीर की क्या है, हमारे शरीर की जड़ है रीढ़, और इस रीढ़ पे ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। रीढ़ से ही हमारी सारी नसें हैं वो निकली हुई हैं। तो इसका विशेष तौर से हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर हमारी रीढ़ सही होगी तो हम ठीक होंगे। ये वृत्ताकार रूप में घूमती है जब हम इस आसन को करते हैं, करके बताऊंगी मैं आपको लास्ट में। घूमती है वृत्ताकार रूप में, ये घूमती है। अन्य आसनों में रीढ़ है आगे पीछे और दाएं बाएं ही मुड़ती है। मतलब और आसन जब हम करते हैं उसमें रीढ़ है वो आगे पीछे या दाएं बाएं इस प्रकार से घूमती है, लेकिन इसमें क्या है वृत्ताकार रूप में घूमती है और गोल गोल इस प्रकार से घूमती है, इधर साइड से और इधर साइड से, दोनों साइड से हम जब करते हैं तो इस प्रकार से ये गोल है। और रीढ़ की सर्वाइकल भाग में ऐसे होने वाला दर्द है, जैसे रीढ़ के मायने जो आपने रीढ़ है इसके अंदर है, अगर सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की गोटियां हमारी यहाँ हैं
7 गोटियाँ। तो इस गोटियों में अगर कोई किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो क्या है कि इससे भी ये ठीक होता है। और सिर का माइग्रेन, जो माइग्रेन की जिसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ की गोटियों में जब हमारे मतलब कोई खिंचाव आएगा, दबाव आएगा, ये यहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगी तो क्या है कि हमारे वो ब्रेन में भी जाएगी और हमारे यहाँ गोटियाँ हैं, सर्वाइकल है, रीढ़ है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन आएगी। तो इनसे बहुत ही अच्छे से इसका प्रभाव पड़ता है। और रीढ़ के सभी प्रकार के दोष इससे दूर होते हैं। रीढ़ में किसी भी प्रकार के दोष हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे लुम्बर भाग हो, और चाहे थोरेसिक भाग हो, चाहे मतलब कोई सा भी भाग हो, जैसे रीढ़ के 5 भाग बताए हैं उसी प्रकार से जैसे रीढ़ को घुमाते हैं वृत्ताकार रूप में, तो ये सारे दोष इससे हैं वो दूर होते हैं। और इसका ऊपर वाला भाग है वो सबसे ज़्यादा घूमता है। इस प्रकार से जब हम घुमाते हैं पूरी गर्दन घूमती है पूरी इस प्रकार से, तो ये पूरा घूमता है, इस प्रकार से घूमती है। और जैसे हमारे पेट में जैसे पुरानी पेचिश हो, पेट के कीड़े हों, नसों की दुर्बलता हो, नसों में जो दुर्बलता है वो भी दूर होती है। जैसे मेरे क्या होता है, जैसे ये मौसम गड़बड़ होता है, बारिश का टाइम आता है, तो मेरे क्या है कि इससे क्या है कि मौसम से नसों में प्रॉब्लम होती है, मेरी नस है वो दुर्बल हो जाती हैं। और उससे जैसे मतलब जैसे भी मैं ऐसे हाथ टेकती हूँ, नीचे ऐसे हाथ टेकूँगी तो वो नस है उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हाथ ऐसे टेका नहीं जाता, नीचे रखा नहीं जाता, दिक्कत होने शुरू हो जाती है। जब भी ये बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो ये नसें हैं उसमें मेरे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे क्या है कि दिक्कत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। ऐसे अगर ऐसा हो जाता है तभी मैं बार बार मैं आप सभी को ये बोलती हूँ कि मतलब योगासन किया करें, योगासन किया करें, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज़ से। और मेरे तो जैसे मौसम बनता है तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, इसलिए दिक्कत होती है। तो ठीक कर भी लेती हूँ तो फिर वापस हो जाती है। तो ये तो कोई पिछले जन्म के कोई कर्म थे ऐसे ही, जो इस प्रकार की ये चेक की बीमारी है वो मेरे को दी गई और ये प्रॉब्लम हमें हुई है। इस प्रकार की एलर्जी बनती है, मतलब ये एलर्जी बनती है जो ये मांसपेशियों पे प्रभाव पड़ता है इस पर। लेकिन कि जब हम इसका सतत अभ्यास करते हैं तो ये दूर हो जाती है धीरे धीरे। पहले की बजाय अब कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम निकलता है। लेकिन फिर से वापस मौसम ख़राब हो जाता है तो वापस हो जाता है। तो ये मेरी वाली तो प्रॉब्लम ही बहुत कुछ अलग प्रकार की है साली। और महिलाओं में मासिक धर्म है वो नियमित हो जाता है इससे, जिसके रजो निवृत्ति का काल है या फिर अपने मासिक धर्म आने का जो शुरुआती दौर है, इसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और जिगर है हमारी, जो लीवर कहते हैं, जिसे तिल्ली है, आमाशय है, इस पर दबाव पड़ने से ये सक्रिय होते हैं और पेंक्रियाज ग्रंथि का स्राव नियंत्रित होता है, इससे डायबिटीज नहीं होता है। मधुमेह की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है और दूर हो जाती है, और होती भी नहीं है, जिसके नहीं है उसके होती भी नहीं है अगर ये आसन हम करेंगे तो। पेडू के जो अंतरंग भाग हैं, जो हमारे जनन अंग हैं, अंगों में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहाँ का जो अंग है वो इधर उधर से 3-4 प्रकार के जो अंग ज़्यादा रहते हैं, जैसे गर्भाशय, मूत्राशय, मलाशय, इस प्रकार से, तो उसका तालमेल बना रहता है और उसमें लचीलापन बना रहता है। वहाँ गैस इकट्ठी नहीं होती है और बाहर निकल जाती है, बनती है तो भी। और शरीर कांतिमय बनता है, शरीर पर कांति आ जाती है, चमक आ जाती है, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है, फेफड़ों और हृदय में बल मिलता है, और फेफड़े होते हैं उसमें और हृदय में हमारा बल मिलता है। विधि इसमें क्या है कि जैसे हम एक आसन पर बैठ जाएं, अपना आसन लगा लें और उस पर बैठ जाएं। जैसे मतलब फर्श पर सीधा न बैठें, मेन चीज़ इसमें यही है कि जब योगासन करते हैं तो सीधा ऐसे न बैठें,
हमारे नीचे पहले कोई चटाई लें, उसके ऊपर एक पन्नी लगाएं, फिर ऊपर सफ़ेद कवर लगाएं और लगा करके फिर वहाँ बैठे। या सफ़ेद नहीं है तो कोई भी दरी आप ले सकते हैं, मतलब ऊपर। तो 3 कवर हों तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि मतलब हमारे शरीर का जो अर्थिंग है, ज़मीन का और शरीर का अर्थिंग नहीं बने। ये अर्थिंग नहीं बनने देना है। और दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ें कि एड़ी बाएं नितंब के पास आ जाए। दाएं पैर को मोड़ेंगे तो बाएं नितंब के पास आ जाएगी। बायां पैर सीधा रखें, फिर पंजा तना हुआ होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, दोनों घुटने मिले हुए होने चाहिए। दोनों घुटने हमारे मिले हुए होने चाहिए। समानांतर हो, दोनों समानांतर मतलब एक जैसी दूरी में हो। फिर दोनों हथेलियाँ सीधे पैर के घुटने पर रखें। दोनों हथेलियाँ अपने घुटने पर रखें। सीधा पैर है जिसका सीधा रखा आपने। जैसे दाएं पैर को तो हमने मोड़ लिया और अपनी बाईं जंघा के पास एड़ी लगा दी, और दायां पैर, ये अपना बायां पैर हमारा सीधा है, तो बाएं पैर को दाएं सीधा रखेंगे और उस पर अपने दोनों हथेलियाँ रखेंगे। फिर अंगुलियाँ मिली हुई होनी चाहिए, हमारी अंगुली हैं वो मिली हुई होनी चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर खड़ा करें। फिर बाएं पैर को जो घुटना है बाहर खड़ा करें, मतलब बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर खड़ा करें। तो बायां पैर है, उसको दायां जो पैर हमने मोड़ा था उसकी बाहर की साइड में खड़ा करें। करके बताऊंगी मैं आपको। इतना ऐसे करने से आपको समझ में नहीं आएगा। जो मतलब साधक नए हैं, पुराने हैं, वो तो इस चीज़ को पता है उनको तो सभी, क्योंकि वो हमेशा करते हैं। फिर घुटना है वो छाती के पास रहे, और घुटना हमारी छाती चेस्ट के पास रहे। दाएं भुजा के ऊपरी भाग से घुटने को श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं। अब दाएं भुजा है, ये दाएं भुजा है के ऊपर भाग से, दाएं भुजा का जो ऊपरला भाग है, ऊपर वाला भाग है, इससे घुटने को श्वास बाहर निकालते हुए दबाएं। फिर बाएं पैर का पंजा पकड़ लें। फिर बायां हाथ कमर के पीछे रखें। फिर बायां हाथ है वो पीछे कमर के पीछे ले जाएं, और दूसरी साइड करें तो दायां हाथ पीछे ले जाना पड़ेगा। ये दोनों में चेंज होगा। इसमें गर्दन है वो अधिक से अधिक धड़ को घुमाए। गर्दन है वो उसको और धड़ को अधिक से अधिक पीछे की तरफ घुमाए, बाईं ओर मोड़ें। श्वास को सामान्य बनाए रखें। यही क्रिया दूसरी ओर दोहराएं। उतनी ही देर जितनी देर इस पहले वाले पैर से किया, उतनी देर उस दूसरे पैर से भी, जितनी देर तक वहीं उसको भी करें। और फिर धीरे धीरे वापस आएं। फिर वज्रासन में विश्राम करें। फिर वज्रासन में उनको क्या करना है, विश्राम करना है। ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, हमारी रीढ़ पे रहेगा। तो ये है हमारा मतलब एक अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो इसको हम, जैसे आपको मैं अभी करके बताऊंगी। इस प्रकार से अपने पैरों को सीधा रखिए। कमर गर्दन सीधी, इस प्रकार से रखें अपने पैरों को सीधा। कमर गर्दन बिल्कुल से सीधी होगी। अब हमारे
दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं पैर को मोड़ करके हमारे बाएं इसके पास, बाएं नितंब के पास लेकर के आएंगे। और दायां पैर हमारा सीधा रहेगा, नहीं बायां पैर हमारा सीधा रहेगा और दोनों हथेलियाँ इस घुटने के ऊपर रहेंगी और घुटना नीचे चिपका हुआ, अपने आसन से चिपका हुआ होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अपने बाएं पैर को उठाएंगे, उठा करके और दाएं घुटने के पास रखेंगे इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ चिपका हुआ रहेगा। फिर हमारा दायां ये लेंगे और यहाँ से इसको दबाएंगे घुटने को, इस घुटने पे श्वास भरेंगे और यहाँ दबाएंगे और फिर धीरे धीरे जा कर के अपना ये पंजा है, इस पंजे को यहाँ से पकड़ेंगे और बायां हाथ है ये हमारा पीछे ले जाएंगे, इसे पीछे लगा ले जा करके मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर गर्दन पीछे पूरी पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से किसी से नहीं होगा, ये आसन नॉर्मल आसन ही नहीं किए जाते, लेकिन ये आसन थोड़ा कठिन है तो इसे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस प्रकार से पूरा पीछे को आए। इससे क्या है कि हमारे सर्वाइकल की गोटियां हैं वो भी प्रभाव में आती हैं, हमारी रीढ़ है वो वृत्ताकार रूप में घूमती है, और जैसे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसके भी दिक्कत होती है तो वो भी ठीक होती है। मांसपेशियाँ, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ता है और हमारे फेफड़े और हमारे हार्ट पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है कि ये मतलब सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है और रीढ़ हमारी एकदम से सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। इस प्रकार से पूरा घुमाने का प्रयास करें, रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कमर पीछे से एकदम से बिल्कुल सीधी, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे दिक्कत हो सकती है, इस प्रकार से होना चाहिए ऐसे। और पीछा जो बायां हाथ है उसकी मुट्ठी को बंद करें, इस प्रकार से मुट्ठी बंद करें और बंद करके पीछे लगाएं। इससे क्या है कि यहाँ हमारी थाइज पे यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, यहाँ हमारे घुटने पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पकड़ते हैं तो यहाँ हमारा जो ये भाग है, ये भुजा है हमारी, इस भुजा पे बहुत अच्छा प्रभाव, कंधों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से ये आसन पूर्ण रूप से, जैसे सूर्य नमस्कार को हम पूर्ण आसनों की श्रेणी में रखा जाता है, वैसे भी ये आसन भी एक ऐसा आसन है जिसको पूर्ण रूप से अगर ये आसन हम कर लेते हैं और हमारा लग जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो जाते हैं। जितनी देर रुक सकते हैं उतने रुकने का प्रयास करें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रुकने का प्रयास। धीरे धीरे अपने गर्दन को वापस लाते हुए, अपने हाथ को इधर करते हुए और पैर को इधर मारते हुए, फिर दूसरी साइड से करके बताती हूँ। इस प्रकार से दोनों पैर सीधे, इस प्रकार से दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी। बायां पैर मोड़ेंगे, पहले दायां पैर मोड़ा था आपने, अब बायां पैर मोड़ेंगे। बायां पैर इसके नीचे से लेते हुए और यहाँ रखेंगे और ये पैर है इसका घुटना नीचे लगा हुआ होना चाहिए, ये यहाँ लगा होना चाहिए। फिर हमारे दाएं पैर को मोड़ करके इस घुटने से मोड़ेंगे और इस पैर को पूरा यहाँ उठा करके यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। हालांकि बहुत से लोग बहुत प्रकार से करते हैं, अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन जैसे करते हैं वो सभी ठीक ही हैं। लेकिन इससे क्या है कि हर चीज़ में आसानी रहती है। उस प्रकार से आप जिस आसन को करने में जैसे आप करते हैं उसमें आसानी रहनी चाहिए, आसानी रहेगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर अपना बायां हाथ इस प्रकार से ऐसे पूरा ऐसे लगाएं और फिर यहाँ अपने पंजे को पकड़ेंगे, इस पंजे को यहाँ से पकड़ेंगे और दायां हाथ पीछे, क्योंकि यहाँ पीछे से नस खींचती है
इससे सर्वाइकल और हमारे माइग्रेन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारे पैरों को बांधने से हमारे सर की तरफ जाता है, और सर में जब ब्लड जाएगा तो हमारे बाल भी ठीक होंगे, हमारी आंखें भी ठीक होंगी, हमारा जो ऊपर का भाग है, उदान प्राण से ऊपर का भाग है, वो बहुत ही अच्छे से प्रभाव में आता है। श्वास को सामान्य रखें, गहरा लंबा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पहले श्वास को रोकने का प्रयास करें, चाहे बाह्य कुंभक हो चाहे आंतरिक कुंभक हो, रोकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे अपने श्वास को सामान्य रखें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आंखें हमारी कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे वापस अपनी गर्दन को घुमाएं, झटके से न घुमाएं, यहाँ नस पे नस चढ़ सकती है हमारी गर्दन में, तो झटके से न घुमाएं। क्यों यहाँ ऐसे करेंगे तो जिसके मतलब जो शरीर जकड़ा हुआ है तो उसमें दिक्कत होगी, यहाँ मतलब पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नस के ऊपर नस चढ़ने की संभावना भी रहती है। इसलिए धीरे धीरे लाएं, धीरे धीरे लाएं। और अपना हाथ है, इसे कोहनी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो कोहनी की नस भी चढ़ सकती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। घुटने की और यहाँ कुल्ले की नस भी चढ़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे करें। अपने आसन में जाएं तो धीरे धीरे जाएं और धीरे धीरे ही वापिस आएं। फिर वज्रासन में आकर के विश्राम करें। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैडम वज्रासन का आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, वज्रासन खाना खाने के बाद हम करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन वज्रासन को अगर खाना खाने से पहले कर दें तो क्या फ़ायदा होगा। तो मेरा कहना यही है कि जितने जो फ़ायदे हमें वज्रासन करने खाना खाने के बाद में जो करते हैं वो ही फ़ायदे मतलब वज्रासन को खाना खाने से पहले करेंगे तो होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। क्योंकि जब हम खाली पेट वज्रासन को करते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, हमारा डाइजेशन है बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब बहुत ही तंदुरुस्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो तंदुरुस्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है तो हमारा खाना पचाने में और ही आसानी होती है, और फिर खाना खाने के बाद में करते हैं तो और ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद करते हैं वो तो ये हमारी मजबूरी है कि करना पड़ता है, हम करेंगे, और यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम करते हैं तो और आसन जब हम खाली पेट करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें। इसका जैसे वज्रासन करेंगे तो वज्रासन में यहाँ ब्लड हमारे जो पैरों का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ हम पैरों वज्रासन में बैठने से उसको बांध देते हैं और वो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहला हमारा पाचन आता है, इस पाचन में प्रभाव पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे मतलब हमारा ये मणिपुर चक्र है, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इस प्रकार से ऊपर की तरफ पूरे यहाँ तक सहस्त्रार चक्र तक पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो वो ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा तो बालों में और हमारे यहाँ के उदान प्राण से ऊपर का भाग है, फेफड़े हैं, हमारे जो फेफड़ों में भी मतलब ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, और हमारा जो हार्ट है जो हमेशा पंपिंग करता रहता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, तो वो भी अच्छे से अपने ब्लड को बाहर फेंकने का काम करेगा और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसमें। तो जो फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं वज्रासन के बाद में करने से, तो वो ही जो फ़ायदे हैं वो उससे पहले जब करेंगे ना तो उससे ज़्यादा फ़ायदे हम होंगे। क्योंकि खाली पेट जब करेंगे तो पेट हमारा खाली है, उसमें न कुछ पचाना है न कुछ और करना है,
तो उसके अंदर ही खाली पेट में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी, अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन होगा, अच्छे से हमारे डाइजेशन है वो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम तंदुरुस्त होंगे और प्रत्येक कोशिका तक हमारी ऑक्सीजन जाएगी, तो बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर फिर से अगर कोई इस वीडियो को जो मेरे को कमेंट किया था वो देख रहे हैं तो उन्होंने फिर दोबारा मैंने किया जो फ़ायदे हैं अनगिनत फ़ायदे हैं, और वो मतलब वो फ़ायदे जो पाचन है वो तंदुरुस्त होगा, ये होगा, तो उन्होंने फिर से जवाब दिया। तो फिर उसमें अंतर हुआ क्या? अंतर हमें क्या करना है, हमें तो बस उसको मजबूत करना है, तो वो उससे पहले खाना खाने से पहले करेंगे तो और ही ज़्यादा मजबूत होगा। ये नहीं है कि मतलब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले अगर वज्रासन करते हैं तो हमें कोई नुकसान होगा, इस भ्रम में नहीं रहे, नुकसान कोई नहीं होता, फ़ायदे ही फ़ायदा होता है। जितने फ़ायदे बाद में करने से होते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। तो वज्रासन में बैठें, अर्ध मत्स्य इंद्रासन करने से के बाद में वज्रासन में विश्राम करें।